नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हमारे चैनल के ऊपर एक नई सीरीज लेकर आ रहे हैं। वो है भारत का भूगोल, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 12 और कक्षा 9th के क्लास के अंदर जो सामाजिक पाठ के अंदर जो भूगोल पाठ चलता है और 11वीं के अंदर जो भूगोल का पाठ है वो उसकी एक बुक चलती है भारत का भूगोल। आज अपन इस नई सीरीज के माध्यम से कंप्लीट उस भारत के भूगोल की पुस्तक का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपका फर्स्ट लेसन आ जाता है इसमें भारत की स्थिति और आकार। यानी इस लेसन से अपन इसकी शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ पर भी आपको बिल्कुल नंबरिंग के सीरीज के हिसाब से 1 2 3 4 के हिसाब से आपको सारे लेसन यहाँ पर मिलेंगे। आइए चलते हैं अब अपने सीरीज के ऊपर, भारत की स्थिति और आकार। सबसे पहले अपन भारत की स्थिति को जानेंगे कि भारत की स्थिति जो है ना वो क्या है, जिसे अपन लोकेशन शब्द का प्रयोग करते हैं। आजकल लोकेशन ज्यादा प्रचलन में है, कहीं पर भी अगर अपन आ जा रहे हैं तो बोलते हैं कि भाई अपने लोकेशन भेजना कहां से आना है, तो उस लोकेशन की बात कर रहे हैं, उस स्थिति की बात कर रहे हैं। तो भारत की सबसे पहले अपन देख रहे हैं स्थिति कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की स्थिति में देखा जाएगा तो पहले आता है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश फिर है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। अब सबसे पहले अपन इसमें ये देखेंगे कि जो पृथ्वी का जो ग्लोब होता है, पृथ्वी का जो प्रतिरूप होता है जिसे अपन मॉडल बोलते हैं, तो पृथ्वी का मॉडल ग्लोब होता है, वो पृथ्वी का मॉडल है। तो उस ग्लोब को, यानी एक गोला ही होता है वो, उसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है कुछ रेखाओं के द्वारा। तो सबसे पहले अपन इस लोकेशन की स्थिति का अध्ययन करेंगे कि ये लोकेशन किस प्रकार से है ना वो ज्ञात की जाती है। जैसे मान लो आपके पास ये एक ग्लोब है या एक गोला है, ये जिसे अपन नाम दे सकते हैं ग्लोब का। ठीक है, एक गोला बना रहे हैं अपन, जिसे नाम देंगे अपन ग्लोब का। मानो कि ये एक ग्लोब है, ये हमारे पास में एक ग्लोब है। अब इस ग्लोब के बीचों बीच से इधर एक रेखा गुजरती है। इस रेखा को अपन 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं और विषुवत रेखा भी कहते हैं। 3 नामों से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इसके ऐसे ही एक रेखा और है जो ऊपर, ये रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है। ये तो है नॉर्थ हो गया, ये हो गया साउथ। ये अपने कहेगी ये तो उत्तरी गोलार्ध हो गया, गोले का आधा भाग जो उत्तरी भाग में है, और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, गोले का आधा भाग जो दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ऐसे ही फिर एक रेखा और गुजरती है जिसे 0 डिग्री देशांत रेखा, 0 डिग्री देशांत रेखा या प्रधान याम्योत्तर कहते हैं। प्रधान याम्योत्तर के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, ये पृथ्वी भी, ये जो रेखा है देशांतर रेखा, ये भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। ये इधर तो हो गया पूर्वी गोलार्ध, यानी कि गोले का आधा भाग जो पूर्व में स्थित है, और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध यानी कि गोले का आधा भाग जो कहां पर है, पश्चिम में स्थित है। अब हमारे सामने ये जो गोला था, इस गोले के 4 भाग हैं, 1 2 3 और 4 भाग हो गए। अब हमें यह निर्णय करना है, ये ग्लोब पूरे विश्व को दिखा रहा है। अब हमें यह पता करना है कि इस 4 भागों में से गोले के जो 4 भाग हैं, उनमें से भारत कौन से भाग पर स्थित है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले दिशाओं का पता होना चाहिए। जैसे दिशाएं देखें अपन यहाँ पर, पहले ऐसे दिशाएं हैं, 4 मूल दिशाएं हैं। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ऐसे उसकी कुछ पूरक दिशाएं भी हैं। नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट हो गया और नॉर्थ वेस्ट हो गया। ठीक है, ये दिशाएं हैं, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसकी जो पूरक दिशाएं हैं, उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी, ये भाग है। तो अब ये देखना है हमें, इसको देखो, ये तो है अक्षांश देशांतर के हिसाब से, ये तो है उत्तरी और ये है पूर्वी। यानी भारत कहां कहां पर स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, फिर 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में। तो भारत यहां पर स्थित है, उत्तरी पूर्वी। तो उत्तरी पूर्वी कहां पर है,
ये रहा उत्तरी पूर्वी। ये 1 नंबर का कॉलम है, ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर का है और ये 4 नंबर का है। तो उत्तरी पूर्वी भारत में तो 2 नंबर है। 2 नंबर कहां पर है? ये यानी इस विश्व के अंदर भारत जो है, विश्व के ग्लोब में भारत यहाँ पर 2 नंबर पर यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। इसका हमें पता कैसे चला? अक्षांश और देशांतर के आधार पर अपने भारत की लोकेशन है ना, विश्व मानचित्र में भारत की लोकेशन ज्ञात की है अक्षांश और देशांतर यानी लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पर। अगर ये नहीं पता होता तो अपन इस ग्लोब के अंदर भारत की स्थिति का ज्ञान नहीं कर पाते थे। ठीक है, हमें स्थिति यानी भारत की स्थिति पता चल गई किसके? इस अक्षांश के और देशांतर के आधार पर कि भारत पृथ्वी के ऊपर कौन से अक्षांश और देशांतर के ऊपर स्थित है। अब यह हमें देखना जरूरी है कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। अभी अपन ने ये तो पता कर लिया कि भारत की स्थिति अक्षांश और देशांतर यानी उत्तरी पूर्वी देशांतर अक्षांश और देशांतर पर स्थित है। कितने नंबर पे? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के ये ऊपर स्थित है। लेकिन ये अक्षांश और ये देशांतर होते क्या है, इसको जानना भी हमें जरूरी है। नहीं हमारे मन में यही रहेगा कि भाई भारत वहां पर स्थित था, लेकिन ये अक्षांश और देशांतर होते क्या है। तो सबसे पहले अपन इसमें अक्षांश और देशांतर का अध्ययन करेंगे, उसके बाद में इसको आगे बढ़ाएंगे कि किस प्रकार से अक्षांश और देशांतर होते हैं। तो सबसे पहले आइए अक्षांश। अक्षांश की बात करते हैं कि अक्षांश है क्या। अक्षांश, इन अक्षांशों को अपन लेटीट्यूड भी कहते हैं। तो सीधी सी बात है, फिर दोबारा अपन इस ग्लोब के ऊपर आ रहे हैं क्योंकि ग्लोब के माध्यम से अपन इसे सही आसानी से समझ पाएंगे। ये ग्लोब है मान लो। अभी अपन ने बात की कि पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे नाम दिया गया है भूमध्य रेखा। इसे अपन क्या कहते हैं? 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं और विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। यह जो रेखा है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर का भाग तो कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध ये 2 बराबर भागों में, ये रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। कौन सा भाग? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब हमें देखना है कि पृथ्वी के बीचों बीच से गुजर रही है, 2 भागों में इसे बांट रहे। अब देखना है कि अक्षांश क्या होता है। परिभाषा बोल रहे हैं, हमें एक समझना है, हमें ये दिखावा नहीं करना है कि अपन कौन से स्तर से पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नहीं, हमारा उद्देश्य सिर्फ टॉपिक समझना है। तो बिल्कुल साधारण भाषा में, साधारण लैंग्वेज में इसे समझना है। ध्यान देना, अक्षांश होता क्या है यानी कि भूमध्य रेखा के, यहाँ पर भूमध्य रेखा कहाँ है? जो रेड रंग में दिख रही है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर। भूमध्य रेखा के 2 भाग कौन से हो गए? दोनों ओर। एक ओर तो हो गया ऊपरी भाग और एक हो गया नीचे का भाग। भूमध्य रेखा के दोनों ओर कोणीय दूरी बनाती हुई खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, वो अक्षांश कहलाती है। यानी कि देखना, भूमध्य रेखा के दोनों ओर, एक ओर तो ये रेखा होगी, एक और ये रेखा हो गई। ठीक है, ऐसे अपन पहले 2-4 रेखाएं खींच लेते हैं। ये ऐसी रेखाएं भूमध्य रेखा के दोनों ओर कोणीय दूरी बनाती हुई जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं वे अक्षांश कहलाते हैं। अब आपको रेड रंग की जो रेखा दिख रही है वो तो है भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा के दोनों ओर 2 साइड हो गई, ऊपर की साइड हो गई और नीचे की साइड हो गई। काल्पनिक रेखाएं हैं ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर कोणीय दूरी बनाती हुई खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती है। तो ये जो रेखाएं होती हैं वैसे पृथ्वी पर रेखाएं होती नहीं है। वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए या पृथ्वी का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए उन्होंने ये काल्पनिक रेखाएं मानी है। ठीक है, तो एक ये क्या है? भूमध्य रेखा के दोनों ओर कोणीय दूरी बनाती हुई जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई वे अक्षांश कहलाती हैं। ठीक है, ये कोणीय दूरी बना रही है, सारी जो सामान्य रेखाएं खींच रही है ना, सीधी रेखाएं, ये कोणीय दूरी बनाती है। गणित में क्या सर द्वारा आपको बताया गया होगा कि एक सीधी सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। ये रेखा कहीं भी आगे नहीं मिलती है, ना तो आगे मिलती है ना ही पीछे मिलती है। तो बिल्कुल एक ये सीधी सरल रेखा होती है जो 180 डिग्री का कोण बनाती है। रेखाएं कहीं पर भी आपस में नहीं मिलती हैं। तो ये कोणीय दूरी हो गई। कोण बना रहे कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। यानी कि ये रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश कहलाती है। अब देखना, अक्षांश 90 अक्षांश तो उत्तरी गोलार्ध में होते हैं और 90 अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं। ठीक है, यानी कि अक्षांश कितने होते हैं? 90 प्लस
90 प्लस 0 डिग्री, ये 0 डिग्री भी एक अक्षांश है। ऐसे में अक्षांश कितने हो गए? 181 हो गए। लेकिन अक्षांश जो रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं खींचे ना 1 2 3 4 5 ऐसे, ये रेखाएं 179 होती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 90 डिग्री दोनों गोलार्धों का, नॉर्थ और साउथ वाले जो 90 डिग्री है ना, ये रेखा न होकर क्या होती है? एक बिंदु होती है, ये जिसे ध्रुव के नाम से जाना जाता है। ये केवल बिंदु होती है जिसे ध्रुव कहते हैं, ध्रुव। ठीक है, तो ये कोई रेखा नहीं होती। यानी भूमध्य रेखा के दोनों ओर कोणीय दूरी बनाती हुई खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वो अक्षांश कहलाते हैं। अक्षांश 181 होते हैं। 90 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में, 90 अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में और एक 0 डिग्री वाला अक्षांश। ऐसे कुल मिलाकर अक्षांश कितने हो गए? 181 हो गए। लेकिन अक्षांश रेखाएं है ना, वो 179 होती। क्यों होती है? क्योंकि जो दोनों 90 डिग्री वाले, दोनों 90 डिग्री अक्षांश है, ये अक्षांश न होकर एक इन्हें बिंदु माना जाता है, इन्हें रेखा नहीं माना जाता, केवल बिंदु है ये, जहां पर सभी देशांतर आकर है ना वो मिल जाते हैं। ऐसा है। तो इस एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितनी दूरी होती है? ये 111 किलोमीटर होती है। यानी कि इस एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो ये तो हो गया आपका अक्षांश। ठीक है, अब ये अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश बोले तो इस भूमध्य रेखा के नीचे वाला भाग दक्षिणी अक्षांश है, जिसमें 90 डिग्री 90 अक्षांश है। ये ऊपर वाला भाग जो है वो उत्तरी अक्षांश है, जिसमें 90 डिग्री है। तो हमें क्या दिख रहा है? उत्तरी अक्षांश, यानी भारत इस रेखा के ऊपर ही स्थित है, इस रेखा के ऊपर ही स्थित है। तो ये तो हो गया आपका अक्षांश। अब दूसरा देखना है हमें देशांतर। अब देशांतर क्या होता है? देशांतर, इसके लिए भी हमें ग्लोब की जरूरत पड़ेगी। देशांतरों को समझने के लिए भी इस ग्लोब के माध्यम से अपन ये समझ रहे हैं कि ये होते क्या है। ये ग्लोब है। ठीक है, पृथ्वी का प्रतिरूप, पृथ्वी का मॉडल। हर जगह अपन अध्ययन के लिए पृथ्वी को लेके नहीं जा सकते, लेकिन आपने छोटी क्लासों में देखा होगा टीचर के द्वारा ग्लोब है ना, गोल सा ऐसे झुका हुआ होता है, वो ले जाया जाता है और घुमाकर बच्चों को बताया जाता है कि हमारी पृथ्वी ऐसे है, इस प्रकार से गति करती है, इस प्रकार से घूमती है। तो वो इसी ग्लोब की अपन बात कर रहे हैं। तो ये ग्लोब है और इसके ऊपर से नीचे तक एक बिल्कुल सीधी रेखा खींची गई है ऐसे। इस रेखा को अपन 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है, या प्रधान या अम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। प्रधान या अम्योत्तर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको देखना, यह प्रधान या अम्योत्तर रेखा भी दो भागों में बांट रही है पृथ्वी को। इसके दो भाग हैं पृथ्वी के। दो भाग कौन कौन से हैं? पूर्वी गोलार्ध है एक तो, और एक पश्चिमी गोलार्ध। यानी पूर्व में और पश्चिम में दो तरफ से जो है ना इसे ये बांट रही है। तो एक तो हो गया ये पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और ये इधर वाला हो गया पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। दो भाग हो गए। अब इसे हमें परिभाषा देखनी है कि ये देशांतर क्या होते हैं, जिसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लेटीट्यूड, लेटीट्यूड का मतलब जैसे अक्षांश हो गया, लेटीट्यूड का साधारण भाषा में कह सकते हैं लेटा हुआ, यानी कि ऐसे आड़ा लेटा हुआ होता है। देखो ये रेखाएं आड़ी ऐसे लेटी हुई है, ठीक है, तो इसे लेटीट्यूड कहते हैं। इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड, यानी लंबा। तो ये रेखाएं लंबी होती है। तो इसमें देखना, प्रधान या अम्योत्तर के दोनों ओर ऐसे, प्रधान या अम्योत्तर के दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। क्या? प्रधान या अम्योत्तर के दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। ये ऐसे दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, ये रेखाएं है ना वो क्या कहलाती हैं? देशांतर कहलाती है। अभी अपन ने इसके लिए कोणीय दूरी का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि देशांतर कहीं पर भी कोणीय दूरी नहीं बनाती, क्योंकि सारे ये देशांतर इस 90 डिग्री बिंदु के ऊपर है ना वो जाकर मिल जाते हैं। इस बिंदु के ऊपर जाकर सारे मिल रहे हैं। तो जहां पर रेखाएं मिल रही है वहां पर कोण नहीं बनता है। ठीक है, तो ये कोई कोण नहीं बनाते, यानी कि इस प्रधान या अम्योत्तर या देशांतर रेखा के जो रेड वाली दिख रही है, उसके दोनों ओर जो खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है ना, वो क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। अब हमें देखना है कि देशांतर 360 होते हैं। 180 देशांतर तो होते हैं पूर्वी गोलार्ध में, और 180 देशांतरी होते हैं पश्चिमी गोलार्ध में। ऐसे में कितने हो गए? ये 360 देशांतर हो गए। तो यानी कि देशांतर व देशांतर रेखाएं 360 ही होती है, चाहे देशांतर मानो या देशांतर रेखाएं मानो। अब इन देशांतरों पे हमें देखना है कि इन देशांतरों की दूरी है ना वो घटती बढ़ती जाती है। ये इधर अपन ने ये रेखा कौन सी मानी थी? 0 डिग्री रेखा हो गई, या भूमध्य रेखा हो गई, या विषुवत रेखा हो गई।
इस विषुवत रेखा के ऊपर इन देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है ना, वो 111.32 किलोमीटर होती है। 111.32 किलोमीटर है। कहां पर? भूमध्य रेखा के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे अपन ध्रुव की तरफ बढ़ते जाते हैं, इनकी दूरी कम होती चली जाती है और ठीक ध्रुव के ऊपर ये 0 किलोमीटर हो जाते हैं। जैसे ये इधर दोनों ही गोलार्धों में 30 डिग्री देशांतर रेखा है, ये 30 डिग्री देशांतर रेखा है। यहाँ पर इनकी दूरी 96.5 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है। ये इधर 60 डिग्री देशांतर रेखा है दोनों ही गोलार्धों में, यहाँ पर इनकी दूरी 55.4 किलोमीटर हो जाती है। यहीं पर ये 80 डिग्री देशांतर है, 80 डिग्री देशांतर है दोनों ही गोलार्धों में। इन 80 डिग्री देशांतरों के ऊपर इनकी दूरी 19.3 किलोमीटर हो जाती है और ये 90 डिग्री देशांतर है दोनों ही गोलार्धों में और इन 90 डिग्री अक्षांशों के ऊपर इनकी दूरी 0 किलोमीटर हो जाती है। ऐसे में जैसे जैसे अपन वो मध्य रेखा से दूर जाते हैं, इनकी दूरी कम होती चली जाती है। वो मध्य रेखा है ये वाली भूमध्य रेखा पर देशांतरों की दूरी कितनी थी? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य की दूरी कितनी थी? यहाँ से यहाँ तक 111.32 किलोमीटर। फिर अपन 30 डिग्री देशांतर पर गए, वहां पर 96.5 किलोमीटर हो गया। 60 डिग्री देशांतर पर गए, 55.4 किलोमीटर हो गया। 80 डिग्री देशांतर 19.3 किलोमीटर और 0 डिग्री देशांतर पे ये 90 डिग्री अक्षांशों के ऊपर तो 0 किलोमीटर हो गया। तो यानी कि जैसे जैसे वो मध्य रेखा से दूरी बढ़ती जाती है, इनकी दूरी कम होती चली जाती है। ठीक है। अब ये देशांतर बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। पृथ्वी की जो गति होती है, ऐसे घूर्णन जो गति है, घूर्णन गति में ऐसे अंगुलियां हैं, ये अंगुलियां देशांतर है। ऐसे देशांतर ऐसे गति कर रहे हैं, पृथ्वी गति कर रही है तो अंगुलियां दिख रही हैं, ऐसे इस ग्लोब के ऊपर है ना, ये देशांतर है। तो ये मान लो एक 0 डिग्री देशांतर है तो इसे घूमेगी तो ये दूसरा देशांतर, तीसरा देशांतर, चौथा देशांतर ऐसे सूर्य के सामने आते जाएंगे। तो पृथ्वी के ऊपर यानी इस एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य की जो दूरी है वो 4 किलोमीटर है। यानी कि पृथ्वी 4 मिनट में 4 मिनट लगता है पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। क्यों 4 मिनट का समय लेती है? तो ऐसे में पूरे देशांतरों को पार करेगी तो कितने देशांतर है ना ये हो जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे में ऐसे घूर्णन गति जो होगी ना, इसमें इसमें देशांतर आते हैं। यानी कि जो देशांतर सूर्य के सामने पहले आएगा वहां पर सूर्य उदय पहले होगा और जो बाद में आएगा वहां पर सूर्य उदय बाद में होगा। आप इस चीज को ध्यान में रखना। 4 मिनट, 1 मिनट से एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी है ना वो 4 मिनट होती है। पृथ्वी 4 मिनट का समय वहां पर लेती है। ऐसे घूर्णन करेगी तो पृथ्वी का पहले है ना वो समय आता है। तो देखो इसे जो ये 0 डिग्री जो रेखा है, ये रेखा ये इंग्लैंड के लंदन शहर से गुजरती है। इंग्लैंड के लंदन शहर में ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। इसे मानक समय रेखा भी माना जाता है। मानक समय रेखा माना जाता है इस 0 डिग्री को। इसको ये जो आपको दिख रही है इसको मानक समय रेखा माना जाता है। संपूर्ण विश्व का जो समय होता है इसी से निर्धारित होता है। 0 डिग्री प्रधान याम में होता है रेखा से, जो इंग्लैंड के लंदन शहर के ग्रीनविच नामक स्थान से ये गुजरती है। इस रेखा के पूर्वी भाग में समय आगे होता है। पूर्व में समय क्या होगा? आगे। और पश्चिम में समय क्या होगा? पीछे होगा। क्यों? क्योंकि पूरी पृथ्वी की घूर्णन गति है जो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। तो सूर्य के सामने, सूर्य पूर्व में उगता है तो सूर्य के सामने जो भाग पहले आएगा वहां पर समय आगे होगा। तो हमेशा पूर्व का समय आगे पहले आएगा तो वहां का समय आगे होता है। ऐसे में प्रत्येक देश ने अपने अपने एक मानक समय रेखाएं निर्धारित कर रखी है। कुछ देशों ने 5 कर रखी, जिनका देशांतरीय विस्तार ज्यादा है, जैसे रूस का ज्यादा है तो उन्होंने अपने 5 देशांतरीय विस्तार कर रखे हैं। जैसे फिर कनाडा है, कनाडा का देशांतरीय विस्तार भी ज्यादा है तो उन्होंने 5 मानक समय रेखाएं मान रखी। ऐसे भारत ने भी मानक समय रेखा मानी है 82 डिग्री देशांतरीय रेखा, जो अपने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिर्जापुर या नैनी नामक स्थान से ये गुजरती है। 82 डिग्री देशांतरीय रेखा है। इसको अपन आगे बताएंगे। तो ये आपके अक्षांश हो गए और ये देशांतर हो गए। तो इस प्रकार से इन अक्षांश और देशांतरों को अपन आधार मानकर भारत की स्थिति का आकलन करते हैं। अब अपन इन अक्षांश और देशांतरों को भारत के मानचित्र पर है ना वो उकेरते हैं कि भारत के मानचित्र के ऊपर इन्हें लाएंगे कि किस प्रकार से ये अक्षांश भारत के कहां से गुजर रहे हैं और देशांतर जो है ना भारत को कहां से गुजर रहे हैं। तो इसको अपन भारत की स्थिति ज्ञात कर, स्थिति होगी आकार वगैरह ज्ञात करने के लिए, या भारत की स्थिति में भी ये देशांतरीय रेखाएं कहां कहां से निकल रही हैं
उनका अध्ययन करने के लिए हमें चाहिएगा पहले भारत का मानचित्र। तो सबसे पहले अपन बोर्ड के ऊपर भारत के मानचित्र को बनाएंगे, भारत के मानचित्र को उकेरेंगे और वहां से फिर अपन आपको बताएंगे कि कहाँ से ये देशांतर निकल रहे हैं और कहाँ से ये अक्षांश निकल रहे हैं। तो जैसे ये आपका भारत का मानचित्र है, यह भारत का आपके पास क्या आ गया, मानचित्र आ गया है। अब इस भारत के मानचित्र में आपने एक चीज नोट की होगी, कहीं पर भी अपन किताबें देखते हैं तो वहां पर आपको ऐसी रेखाएं खींची हुई नजर आती हैं, ऐसे, यानी भारत को एक ऐसे रेखाओं के अंदर, एक बॉक्स के अंदर है ना, वो समेटे हुए नजर आता है, ऐसे रेखाओं के अंदर समेटे हुए दिखाई दिया गया है। इन रेखाओं के बीच में उन्हें शामिल किया जाता है। तो ये रेखाएं दो प्रकार की हैं। खड़ी रेखाएं, अभी अपन ने बात की थी, खड़ी रेखाएं लॉन्गिट्यूड, खड़ी रेखाएं क्या थी, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं थी, और आड़ी रेखाएं यानी लैटिट्यूड अक्षांशीय रेखाएं थी। तो अभी अपन ने बात की कि जो भारत है, स्थिति क्या, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी ये जो अक्षांशीय रेखा है, ये भारत के कन्याकुमारी से आ रही है, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट है ये, और 8 डिग्री 4 मिनट से ये अक्षांशीय रेखा है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, अब आ गए देशांतर यानी 68 डिग्री 7 मिनट से, ये जो रेखा है ये 68 डिग्री 7 मिनट पर है, और ये जो रेखा है वो 97 डिग्री 25 मिनट के ऊपर स्थित है। तो यानी कि भारत जो है ना, इन रेखाओं के बीच में स्थित है। ये भारत की पश्चिमी, या अपन कहें कि भारत का जो उत्तरतम बिंदु है, ये कश्मीर है, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का, ये श्रीनगर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक भारत का उत्तर से दक्षिणी विस्तार है। ये श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक। पूर्वी विस्तार है अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश यानी ये जो भाग है ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, गुजरात तक। ठीक है, तो गुजरात का पश्चिमी भाग 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी भाग 97 डिग्री 25 मिनट पर है, कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है, और श्रीनगर जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट के ऊपर स्थित है। तो ऐसे भारत का मानचित्र जो है ना, इसके अंतर्गत आता है। भारत विश्व के ग्लोब में आपकी यहाँ पर स्थिति दिखती है। तो ऐसे भारत की ये क्या हो गया, अपन ने भारत की स्थिति पढ़ ली है। क्यों, यहाँ से यहाँ तक अपन ने अक्षांश देखा, देशांतर देखा, और भारत की स्थिति ये कहाँ पर है, तो अक्षांश और देशांतर में भारत की स्थिति पढ़ ली गई है। अब अपन देखेंगे भारत का आकार क्या है, किस हिसाब से भारत है ना ये फैला हुआ है। तो यानी विश्व के संदर्भ में इसका अध्ययन किया जा रहा है। तो देखते हैं कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग है ना, ये भारत में है, जिस पर 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। अपन ये कह सकते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, जिसके ऊपर 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। ठीक है, अगर इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत की अलग अलग भिन्नताएं है ना इसमें पाई जाती है, चाहे वो किसी भी आधार पर देख लो, जैव विविधता के आधार पर, इस कलाकृति भूआकृति का आधार पर भारत में जो है ना अलग अलग विविधताएं पाई जाती है। तो सबसे पहले अपन आकार के ऊपर ही अपन बात कर रहे हैं, यानी कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग भारत में है, जिस पर 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जा रहा है तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। यानी कौन कौन से देश आगे हैं इससे, रूस, कनाडा, चीन, ठीक है, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ये 6 देश भारत से आगे हैं, और बाकी के बाद में भारत का स्थान आता है। इसके लिए एक ज्यादातर शॉर्ट वर्ड काम में लिया जाता है, रुक, चीन, अब, आ, भारत। ठीक है, ये शब्द काम में लिया जाता है। जैसे रो का तो क्या हो गया, रूस हो गया, क का क्या हो गया, कनाडा हो गया, चीन का चीन हो गया, ए का अमेरिका, ब का ब्राजील, आ का ऑस्ट्रेलिया, और भारत जो है ना वो 7वें नंबर पे भारत आ ही जाता है। तो ऐसे में
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है ना वो 7वां स्थान आ जाता है, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद में। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो 1 नंबर पे भारत है ना वो फिलहाल चल रहा है। तो ये भारत का जो है ना वो क्षेत्रफल के आधार पर स्थिति होगी। ऐसे में भारत के अगर देखा जाए, भारत का जो उत्तरतम बिंदु है श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक के बीच की दूरी है ना वो कितनी है, 3214 किलोमीटर है। यानी 3214 किलोमीटर की दूरी, 3214 किलोमीटर की दूरी है ना भारत के उत्तरतम बिंदु से लेकर दक्षिणतम बिंदु तक है। ऐसे ही अपन पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु की अगर अपन ऐसी बात करें तो ये 2933 किलोमीटर आ जाती है, यानी 2933 किलोमीटर। ये भारत के पूर्व से पश्चिम की दूरी होगी और ये 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की दूरी होगी। ऐसे में भारत के अब कुछ पड़ोसी देश हो रहे हैं, भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं जिनके साथ भी उनकी सीमाएं लगती हैं। जैसे ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान की सीमा है ना वो भारत के साथ लगती है। तो पाकिस्तान की सीमा भारत के साथ लग रही है, तो यहाँ पर 3323 किलोमीटर जो है ना भारत और पाकिस्तान की सीमा लगती है, जो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के साथ है ना ये लग रही है। ठीक ऐसे ही ये यहाँ से अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान था आपका, पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान है, जहां पर पीओके पाक ऑथोराइज्ड कश्मीर के साथ है ना 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। यानी भारत का वह भाग जिसके ऊपर पाकिस्तान ने अपना अधिकार किया हुआ है, जिसे पीओके कहते हैं, पाक ऑथोराइज्ड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर, यानी कि भारत का वही हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, लगभग ये वाला भाग जो है ना ये पाकिस्तान के कब्जे में आ रहा है, इसे पीओके के नाम से जानते हैं। तो इसकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है और वो 106 किलोमीटर की सीमा है। इसके बाद में ये यहाँ से लेकर यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक का जो स्थिति है, ये चीन के साथ लगती है। चीन के साथ सीमा है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर चीन के साथ है ना वो सीमा लगती है। ऐसे में फिर यहाँ से भी सीमा लग रही है, ये एक नेपाल देश है, नेपाल, नेपाल के साथ भी सीमा लग रही है और ये सीमा है 1751 किलोमीटर की। ऐसे फिर एक छोटा सा देश और आ जाता है, ये भूटान, भूटान के साथ भी सीमा लग रही है 699 किलोमीटर की। ठीक है, ऐसे में फिर ये एक देश और आ गया, बांग्लादेश, ये भारत के साथ है ना इसकी सीमा लग रही है, बांग्लादेश, इसके साथ सबसे ज्यादा सीमा लगती है 4096 किलोमीटर की। सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ लग रही है 4096 किलोमीटर की और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर की। यहीं पे फिर एक देश और आ जाता है, म्यांमार, म्यांमार जिसके साथ 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है। ऐसा आ रहा है, अलग अलग बुकों में आ रहा है कि भारत की स्थलीय जो सीमा है 15,200 किलोमीटर के आसपास मानी गई है। कुछ कम 10, 20, 50, 100 किलोमीटर आगे पीछे इसमें हो सकती है, लेकिन 15,200 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा मानी गई है। ये भारत के कितने राज्यों से लग रही है देखना, पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6 और म्यांमार 7। यानी कि भारत की पड़ोसी देशों के साथ 7 देशों के साथ है ना वो स्थलीय सीमा लगती है। अब वो सीमा कितनी कितनी लग रही है ये आपके सामने है। पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर, अफगानिस्तान से 106 जो पीओके वाले हिस्से से लगती है, चीन 3488 किलोमीटर हो गया, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर है, भूटान से 199 है और बांग्लादेश के साथ 4096 जो सबसे ज्यादा सीमा लगती है और म्यांमार के साथ 1693 किलोमीटर की सीमा लगती है। ऐसे में कुल मिलाकर लगभग 15,200 किलोमीटर के आसपास इसकी सीमा है ना वो मानी जाती है। कुछ आगे 10 बार आगे पीछे हो सकती है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद में भारत की कुछ जलीय सीमा भी है, जो यहाँ पर गुजरात के कच्छ क्षेत्र से लेकर बांग्ला आपका जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिमी बंगाल है, वहां तक की सीमा अगर देखी जाए तो भारत की 6100 किलोमीटर की सीमा है ना वो लगती है। यानी कि समुद्री स्थलीय से जलीय सीमा, जलीय जो सीमा है वो 6100 किलोमीटर की सीमा लगती है। सबसे ज्यादा सीमा तो गुजरात के साथ लग रही है, 1600 किलोमीटर की सीमा है और सबसे कम जो है ना वो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास से जो है ना इसकी लगती है, गोवा के साथ है ना ये सीमा लगती है। लेकिन इसमें कुछ द्वीपीय देश भी हैं, ये द्वीपीय अपने राज्य हैं, जैसे लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप, इसकी सीमा भी लगभग 1300 किलोमीटर के आसपास की जो सीमा है।
और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो लगभग 1972 किलोमीटर के आसपास की सीमा, इन दोनों को मिलाएंगे तो 7,516.6 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिसे अपन 7,517 किलोमीटर भी कह सकते हैं। तो ये सीमा जो है ना वो भारत के इन जलीय देशों के साथ या जलीय राज्यों के साथ है ना वो लग रही है। तो इस भारत की कुल जलीय सीमा जो है ना वो 7,516.6 किलोमीटर या 17 किलोमीटर है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप तथा राज्यों के साथ जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के साथ है ना वो लगती है। तो इस प्रकार से अपने ये राज्यों के साथ है ना ये सीमा लग रही है। अब आप चीज ध्यान में देना, अभी अपन ने पहले कहा गया था कि देशांतरों के अंदर एक देशांतर को पार करने में या एक से दूसरे देशांतर पर जाने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। अभी कहा आपने कि भारत का समय आगे रहता है, तो भारत का सबसे पूर्वी जो राज्य है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और सबसे पश्चिमी जो राज्य है वो गुजरात है, यानी ये गुजरात का भाग है, ये अरुणाचल प्रदेश का। भारत के गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है समय में। 2 घंटे का अंतर पाया जाता है समय में। क्यों? क्योंकि देखो 97 डिग्री 25 मिनट, एक पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगती है। हमें ये पहले कहा गया था कि पूर्व का समय हमेशा आगे चलता है और पश्चिम का समय पीछे रहता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गति करती है। तो ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। ये देशांतर पहले आएगा, ये बाद में आएगा। ये पहले आएगा तो यहाँ पर पहले सूर्य उदय होगा, ये बाद में आएगा तो यहाँ पर बाद में सूर्य उदय होगा। तो भारत के अरुणाचल राज्य, पूर्वी राज्य और पश्चिमी राज्य गुजरात के मध्य में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है सूर्य उदय और अस्त होने में। ऐसा क्यों है? देखो, पूर्वी राज्य का यहाँ का देशांतरी विस्तार 97 डिग्री 25 मिनट है, यहाँ का 68 डिग्री 7 मिनट है। इनको माइनस करो, कितने हो गए ये? 68 डिग्री 7 मिनट, 5 में से 7 जाएंगे नहीं तो 15 हो गए। तो कितने बच गए? 9 बच गए क्या? 8 बच गए, 8 बच गए, ठीक है। इधर 1 बच गया, 18 बच गए। इधर इधर नहीं जाएंगे तो इधर हासिल ले ली तो 17 हो गए। तो इधर कितने बच गए? 9 बच गए। इधर 8 थे, 8 में 2 यानी 29 डिग्री 18 मिनट। भारत के पूर्वी राज्यों और पश्चिमी राज्यों के मध्य 29 डिग्री 18 मिनट देशांतरों का अंतर पाया जाता है। लेकिन इसे राउंड फिगर में किया जाता है तो 30 डिग्री देशांतर इसे माना जाता है। यानी कि भारत के पश्चिमी राज्य और पूर्वी राज्य के मध्य 30 डिग्री देशांतरों का अंतर पाया जाता है। अभी अपन ने पहले पढ़ा था, मैंने कहा था कि इस चीज को ध्यान में रखना है। पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय ले रही है, तो 30 डिग्री देशांतरों को पार करने में कितना समय लेगी? 120 मिनट लेगी। 120 मिनट में 60 का भाग देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो कितने घंटे आ जाएंगे? 2 घंटे आ जाएंगे। ऐसे में भारत के पूर्वी राज्य और पश्चिमी राज्य के मध्य 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। यहाँ पर सूर्य पहले उदय होता है और पहले अस्त होता है, यहाँ पर सूर्य बाद में उदय होता है और बाद में ही अस्त होता है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो गुजरात में 3 बजे सूर्य उदय हो रहा है, यहाँ पर सवेरा हो गया, सवेरा हो गया, लोग उठकर अपनी दैनिक क्रियाएं कर रहे हैं। बल्कि 3 तो ध्यान देना कि भारत में के पूर्वी राज्य पश्चिमी राज्य की अपेक्षा पूर्वी राज्य में सूर्य उदय पहले और पहले ही अस्त होता है, लेकिन घड़ियां समय एक ही बताती हैं। यहाँ पर 3 बजे सवेरा हो रहा है, यहाँ पर भी 3 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर काफी अंधेरा है और यहाँ पर लोग उठकर अपन दैनिक क्रियाएं कर रहे हैं। बल्कि दोनों घड़ियों में समय 3 ही बज रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पर 5 बजेंगे, यहाँ के लोग उठकर अपने दैनिक क्रियाएं करने लग जाएंगे और यहाँ पर 5 बजेंगे ना, उस समय व्यक्ति जो है ना अपने कामों पे निकल जाएंगे। यानी कि सूर्य उदय और अस्त होने में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, बल्कि घड़ियां है ना वो समय एक ही बताती है। तो इस प्रकार से ये अक्षांश और देशांतर हो गए और भारत की स्थिति, आकार और स्थिति हो गई कि किस प्रकार से भारत की लंबाई चौड़ाई है, क्षेत्रफल कितना है, कौन कौन से देशों के साथ इसकी सीमाएं लग रही हैं, राज्यों के साथ भी इसकी सीमाएं लग रही हैं। इसमें अगर द्वीपीय देश और कहें तो यहाँ पर श्रीलंका की सीमा लगती है और इधर एक मालदीव देश है जिसके साथ जलीय सीमा लगती है। यानी कि भारत के 2 देशों के साथ है ना वो जलीय सीमा भी लगती है। 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा है और इन 2 देशों के साथ जलीय सीमा लगती है, श्रीलंका और मालदीव के साथ। तो इस प्रकार से आपका ये फर्स्ट जो चैप्टर है भारत की स्थिति और आकार, 11th क्लास और 9th क्लास दोनों का लगभग सेम ही चलता है, ये उनका ये पूरा हो रहा है। दूसरे लेसन के अंदर अपन भारत के भौतिक विभागों के साथ अपने दूसरे वीडियोज के चैप्टर में अपन आएंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो अभी छुट्टियां चल रही हैं आपकी ग्रीष्मकालीन की, हम ग्रीष्मकालीन की छुट्टी में आराम से आप इसका अध्ययन कर सकते हो। धन्यवाद।